इंशाल्लाह आज से हम अपने नए एक वीडियो का आगाज़ करेंगे और ये सबसे मशहूर ज़माना बिज़नेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है जो कि 7 सीज़ के नाम से जाना जाता है। 7 सीज़ लोग इसलिए कहते हैं कि ये हर लफ्ज़ इसका सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको 7 सीज़ कहते हैं। और ये राइटिंग प्रिंसिपल हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन में कि जब भी आप कुछ लिखने जाएं, और इवन ये कि आपके प्रेजेंटेशन के लिए, ओरल के लिए भी होता है, लेकिन नॉर्मली ये रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि हम इन 7 बातों का ख्याल करें, क्योंकि ये सातों बातें सी से स्टार्ट होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 7 सीज़। का बाज़ किताबों के अंदर ये 9 सीज़ भी आए हैं, 1-2 किताबें मैंने देखी कि 9 सीज़ उन्होंने 1-2 का इजाफा और कर दिया, लेकिन ज़्यादातर मशहूर ये 7 सीज़ ही हैं और 7 सीज़ के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी ये जो 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन हैं इन पे हम तफसील से बात करेंगे और नीचे हम इसके नोट्स भी दे देंगे ताकि आप लोग जो हैं वो नोट्स को भी अच्छी तरह जहन में रखें कि क्या लिखना है आपने। मैं अगेन वही बात करूंगा कि कोशिश करें कि आप पॉइंट्स नोट करके उन पर खुद लिखने की कोशिश करें कि 2-2 लाइनें, बहुत लंबे लंबे नोट्स की ज़रूरत नहीं होती इसमें। 2-3 तो पेज भी लिख लेंगे, 2.5 पेज तो बहुत है, और इतने पॉइंट्स हैं कि 2-2.5 पेज बड़े आराम से बन जाएंगे। अदरवाइज याद करने के लिए मटेरियल मौजूद है, आप उससे नोट करके याद भी कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं 7 सीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे 7 सीज़ जो हैं सी से स्टार्ट होते हैं। कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कंसिडरेशन है, कॉन्क्रीटनेस है, क्लैरिटी है, कर्टेसी है, करेक्टनेस है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि सी से स्टार्ट होनी, दैट इज़ वाई ये 7 सीज़ ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन वो कम्युनिकेशन हो जो इफ़ेक्टिव हो, जिसका इफ़ेक्ट पड़े, जो आप चाहते हैं, जो डिज़ायर आपके रिजल्ट हैं वो हासिल हों। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो वन बाई वन हम देखते हैं कि ये 7 सीज़ कैन बी अप्लाइड। जैसे मैंने बताया कि ओरल और रिटर्न दोनों में अप्लाई होते हैं। नॉर्मली रिटर्न में इसको लिया जाता है इसलिए कि रिटर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बहरहाल, लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन करने जाएं, कोई प्रेजेंटेशन है या कोई ब्रीफिंग है या कोई कॉन्फ्रेंस है आप भी करने जाएं, तब भी आपने इन 7 बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। और रिटर्न में तो है ये सारी बातें। तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि करके चीज़। सबसे पहले कंप्लीटनेस, मुकम्मल। आपका जो भी मटेरियल है उसको हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, किसी एंगल से वो अधूरा ना लगे। जो जवाब आप देने जा रहे हैं वो जवाब सारे के सारे कंप्लीट हो। अगर सवाल करने जा रहे हैं तो सवाल भी सारे कंप्लीट हो। तो देखें इसमें 2-3 बातें यहाँ बोली गई हैं। सबसे पहले प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है कि वो कंप्लीट हो। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क, अब जो जवाब आप दे रहे हैं, अगर किसी ने सवाल आपसे पूछा है तो जितने उसने सवाल पूछे थे उनका जवाब आपने दिया हो। उसने अगर 5 सवाल पूछे हैं तो आप ऐसा नहीं कि 4 सवालों के जवाब दें, एक जवाब रह जाए। आपने तमाम पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ एक्स्ट्रा आपको बोलना चाहिए, अगर लगता है तो आप उसका जवाब दें। कि जैसे 5 सवाल उसने पूछे थे कि प्रोडक्ट की कलर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी और डिज़ाइन कैसा होगा, तो इसके साथ साथ आप वारंटी का भी बता सकते हैं कि हम आपको 1 साल की वारंटी देंगे। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है जी, ज़रूरी है, लिहाजा आप उसको साथ साथ आप बता रहे हैं। तो अब ये वन बाय वन उस पर डिस्कशन की गई है कि प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दें जिसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही हो, दुरुस्त हो, वो बात समझ सकें, बात मुबहम ना हो, ऐसा ना लगे आपको कि ये बात अधूरी रह गई है। डब्ल्यू क्वेश्चंस आर यूजफुल। डब्ल्यू क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, व्हाई, हुम, वेयर, व्हेन। ये जो डब्ल्यू क्वेश्चंस होते हैं इनके जवाबात आपने ज़रूर देने हैं। अगर पूछना है तो इनको भी पूछना है आपने कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। ये सारे जवाबात आपने देने हैं। ये कंप्लीटनेस के अंदर आता है कि आपका जो रिटर्न मटेरियल है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो, कोई उसके अंदर अधूरी चीज़ ना रह जाए, कोई मिस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला पढ़ने के बाद ये महसूस करे कि ये चीज़ तो कुछ बताई नहीं है, ये चीज़ तो पूछी नहीं है, ये चीज़ तो रह गई, ऐसा ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क, तमाम, जैसे मैंने बताया कि तमाम पूछे गए सवालों के आपने कंप्लीट जवाब देने। रिप्लाइंग इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी का जवाब दे रहे हैं तो रिप्लाई में आपने तमाम पूछे गए। उसने अगर 5 बातें पूछी थी, मैंने बताया आपको कि 5 के जवाब आपने पूरे देने हैं। और बेहतर यह है कि लिस्ट द नीडेड डिटेल्स, लिस्ट करें। लिस्टिंग करने से चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। मतलब आपने एक पैराग्राफ की सूरत में डिटेल लिखी है, ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्टिंग करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 उसके पूछे गए सवालों के जवाबात को लिस्टिंग करेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ABCD कर दें, 1 2 3 कर दें, ऐसा करेंगे
तो पढ़ने वाले को आसान लगता है, उसको लगता है कि उसके सवाल, तमाम पूछे गए सवालात, उसके जवाब आपने अच्छी तरह दे दिए, भले उसने पैराग्राफ में पूछा हो, लेकिन आप लिस्टिंग में उसको जवाब दें ताकि उसको एक एक जवाब अच्छी तरह समझ आ जाए। गिव समथिंग एक्स्ट्रा, वही मैंने बताया कि आंसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, अगर जवाब में अगर आप जरूरी समझिए, जरूरी है। व्हेन डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर डिजायरेबल है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको, इसका जवाब आपको देना चाहिए, या ये भी आपको बताना चाहिए कि बहुत सारी बातें उसने पूछी लेकिन वारंटी का उसने नहीं पूछा, आप खुद से वारंटी का बता रहे हैं, या उसने डिलीवरी का नहीं पूछा, आप खुद से बता रहे हैं कि हम आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी देंगे, या उसने ये नहीं पूछा कि डिलीवरी 3 दिन में मिलेगी कि 10 दिन में मिलेगी, आप खुद बता रहे हैं कि हम आपको 2 दिन में डिलीवरी करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा है जो कि आपको देना चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा अगर आप समझते हैं तो पहला तो हो गया जी कंप्लीटनेस, आपका मटेरियल हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है कंसाइजनेस। देखें जी, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आर डेड बिजी, जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो डेड बिजी होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ने का ना सुनने का, दोनों का टाइम नहीं होता। तो आपने मुख्तसर बात रखनी है, मुख्तसर अपने सवाल को मुख्तसर रखना है। वाइप आउट वर्डी एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट करें, लंबी चौड़ी बातें, लंबे चौड़े पैराग्राफ और उसमें इधर उधर की बातें, ये चीज़ें पढ़ने वाले को बोर कर सकती हैं। वो थोड़ा सा पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा, रख के छोड़ देगा, आपका सारा मटेरियल ज़ाया हो गया। तो वर्डी एक्सप्रेशन, लंबी चौड़ी बातें, बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में भी हम बच्चों को कहते हैं कि आप लंबी चौड़ी दास्तान सुनाने के बजाय टू दी पॉइंट बात करें, बस बात खत्म। इसी में आपको नंबर मिलेंगे। वो नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे कि डी कॉपी ले ली और ई कॉपी ले ली तब आपको नंबर मिलेंगे। आपने जो पूछा है उसका जवाब बिल्कुल टू दी पॉइंट एंड ओनली और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसने जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है वही आप बताएं। उसने आपसे पूछा था कि लैपटॉप हमें चाहिए अपनी कंपनी के लिए, 20 लैपटॉप चाहिए। अब आप लैपटॉप का ही बताएं, उसको प्रोजेक्टर के बारे में ना बताने लग जाएं, उसको आप पेन टैबलेट के बारे में ना बताने लग जाएं। जो उसने पूछा है टू दी पॉइंट, सिर्फ आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वही आपने उसको बतानी है। और अननेसेसरी रिपीटेशन, एक बात आप ऊपर कर चुके हैं फिर नीचे दोबारा वो कर रहे हैं। आपने ऊपर बता दिया था जी डिलीवरी हम आपको 2 दिन में दे देंगे, नीचे आके फिर बता रहे हैं डिलीवरी 2 दिन में दे देंगे। आपने ऊपर बता दिया था जी कि हमारे पास 2 ही कलर हैं, फिर नीचे आके बता रहे हैं कि हमारे पास 2 ही कलर हैं। और इस तरह के जो बार बार चीज़ों को रिपीट करना पढ़ने वाले को ही बोर लगता है, सुनने वाले को ही बोर लगता है। लिहाजा अननेसेसरी गैर जरूरी रिपीटेशन आपने नहीं करनी। तो जो ही हमने उन बातों को तफसील से लिखा है, वाइप आउट वर्डी एक्सप्रेशन यूजिंग सिंगल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ टू लॉन्ग, बुलेट योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को आपने बुलेट करना है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखें ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब ये एक लंबा वो है, इसकी जगह आप बिकॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ड्यू कोर्स, इसकी जगह आप सून इस्तेमाल करें। एट द टाइम, फ्यू इन नंबर्स, ऑन वीकली बेसिस, इन सब के लिए वीकली, ऑल्दो, फ्यू, अनटिल, मीट। अब ये वो है कि 10 अल्फाज की जगह आप एक लफ्ज यूज कर सकते हैं, 4 अल्फाज की जगह, 4 वर्ड्स की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये आपने वर्डी एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना है, मुख्तसर रखना है अपना टॉपिक। और रेलिवेंट, मैंने जैसे भी आपको बताया था, स्टिक टू द पॉइंट, पॉइंट पे स्टिक रहना है। डिलीट इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स, जो इररेलेवेंसी है, जो उसका उस बात से ताल्लुक नहीं है, आप उसको खत्म करें। और लॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, अपना इंट्रोडक्शन कराने में इतना टाइम ना लगा दें कि अगला बोर हो जाए। उस याद रखें, किसी बंदे को आपसे कोई सरोकार नहीं है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जितने बड़े 30 मारखाने हैं, आपका बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। फजूल बातों से आप परहेज करेंगे तभी आपका बिजनेस मटेरियल अच्छा बनेगा। टॉक टू द पॉइंट, और टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। दिस इज कॉल्ड कंसाइजनेस। अपने मटेरियल को कंसाइज करना है, मुख्तसर रखना है। कितना मुख्तसर कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बरकरार रहे। बार बार की रिपीटेशन, बार बार की चीज़ें बताना और गैर ज़रूरी चीज़ें बताना आपके मटेरियल को इररेलेवेंट बना देगा और पढ़ने वाला उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पड़ेगा। और वही बात है, अननेसेसरी रिपीटेशन, बार बार चीज़ों को रिपीट, डू नॉट रिपीट द वर्ड्स और आइडियाज। अननेसेसरी आइडियाज रिपीट करेंगे तो इस शख्स जैसा हाल होगा जो ये साहब बैठे हुए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो और इनको इससे लेना देना ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो आपने इन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, अपने मैटर को कंसाइज रखना है ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट डेवलप रहे। अननेसेसरी चीज़ें किसी को भी पढ़ने में मज़ा नहीं करती। कंसिडरेशन, आपने फोकस करना है, कंसीडर करना है। आपने देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप हैं। मेरी बात करेंगे तो मैं सुनूंगा, अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आएगी मुझे। आप अपनी बात करेंगे, अपना बिजनेस बयान करेंगे, अपनी कारकर्दगी, अपनी कामयाबियां बयान करेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
मुझे अपने बिजनेस को सेट करना है, मुझे अपने आप को सेट करना है, मुझे अपने कारोबार को चमकाना है, मुझे आपके चमकने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई इसका फायदा नहीं होता। तो आपने यू पे फोकस करना है, आपकी बात करनी है, उसकी बात करनी है। ये तो गुफ्तगू में भी कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा मैं करते हैं कि मैं अच्छा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, फिर उनसे अवॉइड होते हैं, फिर उनसे ताल्लुकात खत्म कर लेते हैं जैसा भी। तो जब आप बिजनेस के अंदर जाएं तो जब आप उसके बिजनेस की, उसके इंटरेस्ट की बात आप करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है? फोकस ऑन यू, आपने यू पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ वी के हमारी कंपनी, मैंने इतना कुछ कर लिया, मेरी कंपनी ने ये कर लिया, ये नहीं बोलना। आपने उसको फोकस करना है, उसको आपने अहमियत दिलानी कि आप ये कर सकते हैं, आपने अब तक ये किया है, मजीद आगे आप ऐसा कर सकते हैं। क्रिएटिंग और यू एटीट्यूड क्रिएट करना है, एज्यूमिंग यू नो पीपल नीड्स, और आपको पता हो कि उसकी ज़रूरत क्या है। वो अगर अपना कराची में बिजनेस कर रहा है और आपको पता है कि वो अपना बिजनेस लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा और पेशावर में बढ़ाना चाहता है, तो आपको उसकी नीड्स का पता हो, आप उसकी बात करें, कैसे आपका बिजनेस यहाँ फैल सकता है, आपकी प्रोडक्ट या आपके आइडियाज़ या आपके जो भी चीज़ें हैं वो उसको कैसे मदद कर सकती हैं। ना कि आप ये बताएं कि मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। ये एग्जाम्पल के तौर पे तो कहीं हो सकता है, लेकिन आप उसकी बात करेंगे। डू नॉट यूज यू इन सेंसिटिव केसेस, और कुछ इनसेंसिटिव केसेस होते हैं उसमें आप यू का इस्तेमाल ना करें। मसलन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई केस है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसमें बता रहे हैं कि जी देखें जी आपके साथ भी ऐसा हुआ था और आपको भी ये फ्रॉड का केस भुगतना पड़ा था, और ये फ्लैट, इस तरह की बातों को आपने उसके इंटरेस्ट की बात करनी, वो चीज़ जो उसको अच्छी लगे। किसी को भी अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती और हर एक के अंदर बुराई होती है। किसी बिजनेस का कोई केस चला है जिसमें वो हार गया, तो आपने ये नहीं कि आपने उसको केस का हवाला दे के उसको बताना है ताकि उसको बुरा लगे, ये नहीं करना। आपने कंसिडरेशन का ख्याल ज़रूर रखना है, लेकिन वो चीज़ें जो उसके इंटरेस्ट की हैं। ऑडियंस का इंटरेस्ट वो बरकरार रहे। टॉक अबाउट रिसीवर्स बेनिफिट, ये इंटरेस्ट जब भी बरकरार रहेगा जब मैं आपकी बात करूँगा। किसी भी बात में ये है, लिखने में भी ये है कि जब मैं आपके इंटरेस्ट की बात करूँगा तो आपको दिलचस्पी लगेगी, लेकिन जब मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूँगा तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा आपने रिसीवर के बेनिफिट्स की बात करनी है, जो बेनिफिट भी आप दे सकते हैं उसको। एम्फेसिस पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ख्यालात, ये हर एक को अच्छे लगते हैं। फेवरेबली, अनफेवरेबली का लफ्ज़ यूज़ करें के बजाय फेवरेबली के बजाय अनहैप्पी के बजाय हैप्पी, हेल्प, होपलेस के बजाय हेल्प, ये रिजेक्ट, ये सारे अल्फाज, ट्रबल, अनफेयर, रिग्रेट, ये सारे अल्फाज वो हैं जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, इनसे आपने बचना है। तो कंसिडरेशन में ख्याल रखें कि आप पॉजिटिव बात करेंगे, उसके बेनिफिट की बात करेंगे, उसके फ़ायदे की बात करेंगे, और जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अनप्लेजेंट इम्पैक्ट डालते हैं और जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। बी ऑप्टिमिस्टिक आपने रहना है, पॉजिटिव रहना है, और उसको लगे कि जी आप ये सब काम हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये बात आपने करनी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपने। नेक्स्ट है जी कंक्रीटनेस। आपका जो मतलब क्या नहीं कि आपका जो मटेरियल है वो कंक्रीट हो, सॉलिड हो। मतलब कंक्रीट का मतलब कोई इसके अंदर झोल ना हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसी बातें होती हैं क्योंकि क्या कहते हैं, आपके लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कंक्रीट रहना, सॉलिड रहना, ऐसा वो हो कि उसको लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और कैसे कंक्रीट रहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका रिटन मटेरियल है, वो कंक्रीट कैसे रहेगा, ये 2-3 बातें हैं, इनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। देखिए, जब भी कोई बात स्टैटिस्टिक्स के साथ की जाती है, मैं कहता हूँ कराची की बहुत आबादी है, कराची बहुत बड़ा शहर है और इसके लिए बहुत सारे बसों की ज़रूरत है, ये एक बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कराची 3 करोड़ की आबादी है, इसके लिए 20 ट्रैक्स ज़रूरी हैं। जैसे ग्रीन लाइन का एक ट्रैक बना है, ऐसे कम से कम 20 ट्रैक होने चाहिए और कम से कम 1200 बसें होनी चाहिए। अब ये एक कंक्रीट जुमला हुआ, बजाय इसके कि मैं ये बोलूँगा कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी बसें चाहिए, बहुत सारे ट्रैक चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जब भी आप किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ने वाला उस पर अट्रैक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स जब ही जो है आपके सेंटेंस, आपके जुमलों को वेटेज देती हैं, उनका वेट पता होता है। यूज प्रिसाइज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वेग फिगर्स। वेग फिगर्स यूज करने से बेहतर है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको, प्रिसाइज फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, वो आपने यूज करने। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टूडेंट GM 80 स्कोर्स आर हायर, इट शुड बी रिटर्न। देखें, अब वही बात है ना, स्टूडेंट्स के GMAT के अंदर स्कोर्स जो है बहुत ऊपर थे, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इन 1996 द GMAT स्कोर्स एवरेज 600, बाय 1997 दे हैड राइजन टू 62610।
तो ये एक जुमला लग रहा है कि 1996 के अंदर ऐसा था और 1997 में ये 600 से बढ़कर 610 हो गए। अब ये एक प्रॉपर जुमला लग रहा है कि 2 सालों का कंपेयर है, दोनों सालों के जीमेट के स्कोर्स का कंपेयर है, और एक सॉलिड बात लग रही है। स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज किए गए हैं, जिससे आपका जुमला जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्या कहते हैं, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर सम वर्ड्स ये हैं, स्लाइटली, स्मॉल, सून, इफ यू, ऑलमोस्ट, सेवरल, ये वो लफ्ज हैं जो कि अब हम क्रिएट करते हैं। सेवरल का मतलब क्या है? सेवरल का मतलब 4 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। सून का मतलब क्या? करीब, जल्दी, कल भी हो सकता है। सून आपकी नज़र में एक हफ्ता सून है, मेरी नज़र में कल सून है, उसकी नज़र में महीना सून है। तो ये सारे अल्फाज आपने यूज़ नहीं करने जिनसे कंक्रीटनेस ना नज़र आती हो। आपने कंक्रीट लफ्ज़ यूज़ करने, ठीक है। पुट एक्शन इन योर वर्ब, आपने अपने वर्ब के अंदर क्या कहते हैं, एक्शन यूज करना है, एक्टिव वॉइस यूज करनी है कि ये इंशाल्लाह कल मिल जाएगा आपको। आप जैसी आप आज शाम को ऑर्डर करते हैं, कल सुबह ये आपके डोर स्टेप पे होगा। इस तरह के अल्फाज यूज करने हैं। यूज एक्शन इन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स। वर्ब्स के अंदर आप एक्शन यूज करेंगे लेकिन नाउन के अंदर यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। हाँ, आपने जो है एक्शन यूज करना है ताकि आपका कंक्रीटनेस लगे कि आप ये कब कर सकते हैं, कब ऐसे, ये कब तक ये हो सकता है, ये बातें आपने कंक्रीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये एक बात है। और एक बात ये है कि हम आपको कल सुबह 11 बजे तक आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर देंगे, ये एक बात है, ठीक है जी। चूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि क्या कहते हैं, इमेज बिल्डिंग, जिनसे आपका इमेज बढ़ता हो, ऐसे वर्ड्स आपने इस्तेमाल करते हैं। यूज इम्प्रेसिव एंड अपीलिंग वर्ड्स, जो इम्प्रेसिव वर्ड्स होते हैं, जो अपीलिंग वर्ड होते हैं, जो किसी को अट्रैक्ट करते हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। ऐसे अल्फाज जो कि किसी को अट्रैक्ट ना करें, आपने उनको यूज़ नहीं करना, वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी पढ़ने में। और ज़ाहिर बात है बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके बिजनेस के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि अच्छे नहीं समझे जाते। तो कंक्रीट रहना है, फैक्ट्स यूज़ करने हैं, फिगर्स यूज़ करनी है। जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पे आपने कंक्रीट रहना है, बताना है स्पेसिफिकली। ये हम जल्दी कर देंगे, ये नहीं, हम आपको परसों तक कर देंगे, ये हम आपको 23 तक कर देंगे, हम आपको 11 बजे तक कर देंगे, ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। क्लैरिटी, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और बड़ा मशहूर हमारे टीचर हमें बताते थे कि एक माँ ने कहा कि अपनी नौकरानी से कि अगर बच्चा, इफ़ बेबी डू नॉट ड्रिंक मिल्क थ्रो इट, अगर बच्चा दूध ना पिए तो उसको फेंक दो। किसको? बेबी को या दूध को? ऑब्वियसली दूध को। तो ये एक वो है कि इफ़ बेबी डू नॉट ड्रिंक मिल्क थ्रो इट, ऑब्वियसली दूध को। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे समझाने का मकसद है कि आपका जुमला क्लियर हो कि भाई किसके बारे में आप बात करें। अनक्लियरिटी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। चूज प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, टू द पॉइंट, सॉलिड और फेमिलियर। वो लफ्ज़, वो आपने अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश नहीं करनी कि ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ लेके आए कि अगले को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है और आप अपनी अंग्रेजी झाड़ के खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने सॉलिड रहना है, ठीक है जी। तो कैसे होगा जी? चूज प्रिसाइज, कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड कैसे यूज होंगे? यूज सिंपल एंड फेमस वर्ड। हाँ, एक बड़ी मशहूर बात है, मैंने वही बताया कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि वो डिक्शनरी खोल के आपका मसूदा समझेगा। उसको जो लफ्ज़ समझ नहीं आएगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल और वो अल्फाज, वो वर्ड्स यूज करने हैं जो कि फेमस हो, जो आम बोल इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए हमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। राइट योर पर्पस, अपना पर्पस क्लियरली बताएं, क्या चाहते क्या हैं आप। ये नहीं कि 3 पेज पढ़ के उसको समझ ही ना आए कि बंदा चाह क्या रहा था, ये चाहता क्या है आप, नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं उसकी कंपनी में आके कुछ ब्रीफिंग देना, क्लियरली बताया जाए कि भाई उस दिन इस तारीख को हम यहाँ पे आके ये करना चाहते हैं। ये नहीं कि सारी दास्तान आपने सुना दी, अगले वो समझ ही नहीं आया कि वो चाहता क्या है, ये क्यों लिखा है इसने मुझे सारा कुछ, ये क्यों बोल क्यों रहा है मुझे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो पर्पस क्लियरली बताया जाए, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके उसमें। अब देखें फेमिलियर वर्ड्स क्या है। अबाउट एक फेमिलियर है, अब लोग इसको सीरिया यूज करते हैं। आफ्टर, सब्सिक्वेंट, होम, डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल ईजी, पे, रेम्यूनरेशन, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। अब ये फेमिलियर वर्ड्स हैं जो कि आम इस्तेमाल होते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिटेंशन वर्ड्स हैं, हम इस्तेमाल ही नहीं करते, या बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, तो किसी को समझ नहीं आया, आपने झाड़ने के लिए उसको बोल दिया भाई डोमिसाइल का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, अगला सोच रहा है भाई डोमिसाइल मांग रहा है, ले रहा है, क्या कर रहा है ये डोमिसाइल, क्या डोमिसाइल,
ऐसा आपने अंग्रेजी नहीं झाड़नी, आपने अपना काम निकालना है, आपका मकसद पूरा होना चाहिए। आपकी बहुत अंग्रेजी या बहुत नॉलेज से अगले को कोई लेना देना नहीं है। वो अल्फाज यूज़ करेंगे आप जो कि फेमस हों, जो कि आम इस्तेमाल होते हैं। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। अब देखें ये बातें समझने की है। लेंथ, सेंटेंस की लेंथ होनी चाहिए 40 अल्फाज से नीचे नीचे। लंबे लंबे पैराग्राफ आप पढ़ने में भी कभी भी आप देखते होंगे किसी ने आपको 10 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख दिया, पढ़ने में बोरियत होती है। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हों तो इससे पढ़ने में एक साइकोलॉजिकली आसान लगता है। वन मेन आइडिया इन वन पैराग्राफ। अगर आपके पास 4 बातें करने की हैं तो चारों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखें, ठीक है जी। और कोहेरेंस करें, से क्लियरली, जो भी पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है कह रहे हैं आप उसको साफ साफ कहें। उसमें वही बात है कि उसमें समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, उससे क्या चाहते हैं, खुद क्या चाहते हैं, सारा कुछ क्लियर हो। एम्फेसाइज करें, चूज करेक्ट सेंटेंस टू फोकस ऑन इट। करेक्ट सेंटेंस चूज करें, ठीक है जी। जो बातें आपने जोर देनी है जिन पे, उन पर जोर दें, उनको क्लियरली उनको बताएं और सेंटेंस करेक्ट यूज करें, ठीक है जी। कर्टसी, नेक्स्ट आ गया हमारा छठा पॉइंट, कर्टसी। आपने कर्टसी शो करनी। कर्टसी के बहुत डीप मीनिंग्स हैं। बिजनेस की जुबान में कर्टसी का मतलब है आप उससे मुखलिस हैं। जिसको आप कह रहे हैं आप उससे, आप उसको पढ़ के लगे कि आप उससे मुखलिस हैं। एक बंदे की कंपनी थी 50 बंदों की, आपने उसको कह दिया कि भाई आपका जो ऑफिस है उसके अंदर आप ऐसा ज़बरदस्त किस्म का आप एसी सप्लायर थे, आपने बोला जी कि आप जो ना 25 एसी लगा लें और यूँ कर लें, हमारा एसी ऐसा करता है वैसा करता है। इसका मतलब है कि आप उससे कर्टेसी नहीं शो कर रहे, क्योंकि 50 बंदों की उसकी कंपनी है, 25 एसी लगाने का आप उसको मशवरा दे रहे हैं। उसके बेचारे के जो फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसके अंदर कमरे ही 15 हैं, आप उसको मशवरा दे रहे हैं कि हर कमरे में एसी लगा दो ताकि बिजली का बिल जो 1.5 लाख रुपए। तो ये इसका मतलब है कि आप उससे सिंसियर नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं बस। तो ये उसूलन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो बी सिंसियरली, टेक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिशिएटिव। आप उससे मुखलिस रहेंगे, समझदारी से बोलेंगे और उसकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो देखें टेकलेस ब्लंट क्या होता है, स्टूपिड लेटर, आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट। अब आपने उसको स्टूपिड बोला, कितनी बुरी बात है। इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी है। अगले ने आपको लिख दिया ये समझ नहीं आ रहा ये वो, अब आप ऐसा लिख सकते थे, लेकिन ऐसा भी लिख सकते थे आपके, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे मुताबिक ये ऐसा है, ठीक है। यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट। आपने बात करने में भी वैसे भी हमें हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। किसी से भी हम बात करें हम उसको रिस्पेक्ट शो करें। अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन जो इरिटेट करते हैं। इरिटेट क्या चीज़ करती है, बहुत सारी चीज़ें इरिटेट करती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको इरिटेट कर सकती हैं। हालात पे तबसरा करना, या दरमियान में कोई ऐसी बात कर देना कि जो बंदे को इरिटेट करे या उसको टोंट करे, या कोई सरकास्टिक बात या कोई एथेंसिटी वाली ऐसी बातें करने से इरिटेट होता है। अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर। और हाँ, ये समझा जाता है कि ह्यूमरस चीज़ जो है ना दरमियान में अगर आपको ऐसी पूछे तो वो जो है बड़ा अच्छा लगता है। अभी नासा ने जेम्स वेब लॉन्च किया था, तो किसी ने पूछा जेम्स वेब सही चल रही है, फला हेडिंग का है, तो नासा वालों ने आगे से उसको ट्विटर पर जवाब दिया कि हाँ सही चल रही है, और हमने उसका जो कैमरे के आगे जो कैप होता है, हमने वो कैप उतार के जेम्स वेब ऊपर भेजी है। कैसे ह्यूमरस सी बात थी, लेकिन ये सुनने वाले को अच्छा लगा। इस तरह के ह्यूमरस जो अल्फाज होते हैं, जो जुमले होते हैं, वो पढ़ने में सुनने में अच्छे लगते हैं। यूजिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, यूज लैंग्वेज फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो तमाम लोगों के लिए हैं, तमाम किस्म के लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। डिस्क्रिमिनेशन की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो ब्लैक एंड वाइट का, वो ना कि ब्लैक पीपल वाइट पीपल, देखते ही होंगे आप दुनिया में कि ये एक खड्डा है। तो ऐसे कोई अल्फाज, कोई जुमले, कोई बात ऐसी नहीं करनी जिससे आप जाहिर करते हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर। आप शहर में, वो गांव में, या कोई आप ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, या आप गोरे हैं वो काला है तो आप उसको कोई भी ऐसा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे उसको लगे कि आप उसको हर्ट कर रहे हैं, या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है जी। अल्फाज में बोलने चाहिए। आखिर में जी करेक्टनेस, सही होना चाहिए आपका। सही होने के क्या मतलब है, सही होने का मतलब हर लिहाज से, लेवल ऑफ लैंग्वेज सही हो, और क्या कहते हैं, लिखा प्रिंट सही हो, मिटा हुआ ना हो, प्रिंटर सही इस्तेमाल हुआ हो, पेज सही वाला इस्तेमाल हो, पेज पे कोई लाइन वाइन ना आई हो। प्रिंटर में उमूमन लाइनें वाइनें आ जाती हैं,
तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, फॉर्मल लैंग्वेज। ऑब्वियसली बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो आप उससे कोई फ्रेंडशिप तो आपकी उससे है नहीं, तो आपने क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं फॉर्मल भी इस्तेमाल करना है, कभी लेस फॉर्मल भी होना है। पार्टिसिपेट जैसे कि है मोर फॉर्मल है, ज्वाइन करना लेस फॉर्मल है। तो आपने लेवल ऑफ लैंग्वेज चूज़ करना है कि किस लेवल ऑफ लैंग्वेज पे आपने जाना है। आपके उसके ताल्लुकात हैं तो आप थोड़ा सा लेस फॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको फॉर्मली रहना चाहिए। तो फैक्ट्स एंड फिगर को चेक कर लें। आप 1996 लिख रहे हैं, हालांकि वो 2006 था। आप 172 मिलीमीटर लिख रहे हैं, हालांकि वो 272 मिलीमीटर था। ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां आपके मैटर को ख़राब कर देंगी। एक भी गलत निकलेगा, वो बोलेगा यार ये तो उसने पता नहीं क्या झूठ लिखा है, कहाँ से लिखा है, फिर कॉपी पेस्ट किया है, क्या किया है, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो आपने अपने मैटर को हर लिहाज से चेक करना है, करेक्ट होना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर जो यूज़ हो रही हैं बिल्कुल सीखो, वेरीफाई योर न्यूमेरिकल डाटा, डबल चेक योर टोटल, आस्क समवन एल्स टू रीड यू। ये सारी बातें हमने करनी है कि न्यूमेरिकल डाटा चेक हो। कहीं अगर कोई टोटल किया हुआ है कि आपको पैसों का टोटल हुआ तो टोटल सही हो, उसको डबल चेक कर लें, आप 2 दफ़ा चेक करें, और किसी और कोई बोल दें जरा भी पढ़ के देख लो ये सही लग रहा है, हर लिहाज से सही है कि नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा 7 C's पर दिया गया छोटा सा प्रेजेंटेशन। आप उम्मीद है आपको एक बात समझ आई होगी। ये 7 C's, ये 7 बातें आपने अपने रिटन मटेरियल और एज वेल जब कोई ओरल प्रेजेंटेशन या इस तरह की कोई चीज़ हो जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे, अगर वो हो तो आपने इन 7 बातों का ख्याल रखना है। जब ही जाके जो आपका मटेरियल है वो इस तरह का बनेगा कि बिजनेस में वो कामयाब रहेगा। जो उसके रिक्वायर्ड टारगेट हैं, वो जो रिक्वायर्ड टारगेट है, रिक्वायर्ड फीडबैक है, वो आपको मिल पाएगा और आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नोट्स आपको इसके नीचे मिल जाएंगे, नोट्स आप जरूर देखिएगा और आप मुझे अपने कमेंट्स आगे भी कीजिएगा। थैंक यू।